हेलो दोस्तों, मैं हूं सी समय अहमद और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम सेक्शन 115 वाली ही सीरीज डिस्कस करेंगे, लेकिन इस सीरीज में हम आज जो डिस्कस करेंगे वो सेक्शन है सेक्शन 115 बी। ये जो सेक्शन 115 वाला सीरीज है ये बात करता है टनेज इनकम के बारे में, यानी कि उन बिजनेसेस के बारे में जो कि सी शिप के जरिए किए जाते हैं, उन बिजनेसेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत लंबा इसमें सेक्शन है, सेक्शन 115 सीरीज में बहुत सारे सेक्शन है। तो हम आज कुछ सेक्शंस को आज डिस्कस करेंगे, कुछ सेक्शंस को अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 115 बी। ये जो सेक्शन है वो डिफिनेशन का सेक्शन है, यानी सबसे पहला सेक्शन डिफिनेशन के कि इस सीरीज में जो भी वर्ड्स आएंगे उसकी डिफिनेशन अगर हमें जाननी है तो हमें सेक्शन 115 बी को कंसीडर करना पड़ेगा। हम 115 बी में जो डिफिनेशन दी गई हम उसको देखेंगे। अब इसके बाद आता है जो हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 115 बी के बाद, वो आता है सेक्शन 115 बी ए। ये बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग शिप्स, यानी कि इस सेक्शन में कोई भी कंपनियां जो अपनी बिजनेस कर रही हैं, ऑपरेटिंग शिप का जो बिजनेस कर रही हैं, तो वो उन बिजनेस से जो भी उनको इनकम आएगी वो उन कंपनीज के ऑप्शन पे, यानी कि वो चाहे तो इस सीरीज को कंसिडर करें या फिर नॉर्मल करें, तो वो उन कंपनीज के ऑप्शन पे है कि अगर वो उस चैप्टर के अंदर अपने बिजनेस की इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं एज ए इनकम, प्रॉफिट एंड गेन को कंसिडर कर रहे हैं, तो उसको हम टैक्सेबल करेंगे अंडर द हेड पीजीबीपी। लेकिन अगर वो इस सीरीज को ऑप्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर जिस पीजीबीपी के जो सेक्शन है सेक्शन 28 टू 43 सी, उनके कोई भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब इसके बाद आता है सेक्शन 115 बी बी। ये क्या कहते हैं, ये बात करते हैं ऑपरेटिंग शिप के बारे में, यानी ये सेक्शन क्या कहते हैं कि हम किसी भी कंपनी को कंसिडर करेंगे एज ए ऑपरेटिंग शिप अगर वो कंपनी जो है वो ऑपरेट करेगी कोई भी शिप, भले ही वो शिप को ओन कर रही हो या उसने उस शिप को चार्टर्ड किया हो किसी और को। अब यहाँ पे चार्टर्ड में इंक्लूड करते हैं वो सारे अरेंजमेंट भी जो हमने किए हैं, यानी चार्टर में अगर हमने स्पेस, सोल या ज्वाइंट चार्टर भी किए तो वो भी चार्टर के डिफिनेशन में आ जाएगा। अब ज्वाइंट, सोल और स्पेस चार्टर ये क्या होते हैं कि हमारा शिप है, वो शिप हम चार्टर नहीं कर रहे लेकिन हम ओन कर रहे हैं और उस शिप से बिजनेस कर रहे हैं। अब हमारे वो बड़ा शिप है और उस शिप में कोई स्पेस है, तो हम किसी दूसरे से कांटेक्ट करते हैं कि अगर आपको मेरी शिप का स्पेस यूज करना है तो आप स्पेस यूज कर सकते हैं, बदले में आप हमें कुछ रेंट दे दीजिए, कुछ मेरी फीस है वो हमें प्रोवाइड कर दीजिए, हम अपनी शिप का कुछ स्पेस आपको दे देंगे। कि स्पेस, सोल या ज्वाइंट चार्टर है की डिफिनेशन होती है, मतलब उसके एग्जांपल से। अब सेक्शन 115 बीबी में एक प्रोविजो भी है, यानी कि हम किसी भी कंपनी को ऑपरेटिंग शिप कंसिडर नहीं करेंगे अगर वो कंपनी ने उन कंपनीज ने अपने शिप को चार्टर्ड किया है अंदर बेयर बोट चार्टर कम डिवाइस टर्म में या फिर बेयर बोट चार्टर में, और वहां पे जो ये एग्रीमेंट हुआ है वो 3 साल से ज्यादा का हुआ है। अब बेयरबोट चार्टर या बेयरबोट चार्टर कम डिवाइस ये क्या है, इसकी डेफिनेशन हम जानेंगे। इसका मतलब सेक्शन 115 बी में जो कि हमने डेफिनेशन का सेक्शन है वहां पे बताया गया बेयरबोट चार्टर का मतलब होता है कि हमने अपनी शिप को हायर पे दिया है किसी भी पर्सन को स्टिपुलेटेड पीरियड, यानी 1 साल 2 साल किसी भी पीरियड, 6 महीने 5 महीने के लिए हायर पे दिया है, लेकिन इस कंडीशन पे कि वो जो चार्टरर है जिसने हायर पे दिया, मेरे शिप में मैंने हायर पे जो दिया तो उस शिप का पोजीशन और कंट्रोल, जो उसके मास्टर और क्रू को अपॉइंट करने का कंट्रोल है, वो सारा मेरे पास रहेगा। अब यहाँ पे बेयर बोट चार्टर कम डिवाइस एग्रीमेंट किया है कि यहाँ पे हमने शिप को जो चार्टर पे दिया है, तो हमने जब चार्टर एग्रीमेंट हमारा खत्म होगा तो जो पोजीशन हो जाएगा वो वापस मेरे पास आ जाएगा, यानी मैंने अपने शिप को पूरी तरह से उसका पोजीशन कंट्रोल सेकंड पार्टी को दिया जिसको हमने चार्टर पे दिए। तो यहाँ पे अगर बेयर बोट कम डिवाइस एग्रीमेंट हुआ या बेयर बोट चार्टर वाला हुआ और वहां पे 3 साल से ज्यादा का हुआ तो वो ऑपरेटिंग शिप के डिफिनेशन में नहीं आएगा, यानी कि वो मेरा ऑपरेटिंग शिप नहीं माना जाएगा। अब इसके बाद आता है मेरा सेक्शन 115 बी सी, जो कि बात करता है क्वालिफाइंग कंपनी के बारे में। इसमें बीसी क्या कहता है कि कोई भी इंडियन कंपनी वो क्वालिफाइंग कंपनी होगी, या फिर उनका इफेक्टिव मैनेजमेंट जो उस कंपनी का है वो इंडिया में होना चाहिए, या फिर उन कंपनी के पास कम से कम एक क्वालिफाइड शिप होना ही चाहिए। एंड जो बिजनेस है यानी कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग शिप के बिजनेस को कंटिन्यू करना, यानी कोई और ऑब्जेक्ट ना होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट सेकंड होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए ऑपरेटिंग शिप के बिजनेस को कंटिन्यू करना। अब यहाँ पे इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया कब माना जाएगा, जहां पे ये क्या होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कंपनी के जिस प्लेस में वो डिसीजन लेते हैं वो इंडिया में होना चाहिए, या फिर वो केसेस जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रूटीनली अप्रूव कर रहे हैं कॉमर्शियल या स्ट्रेटेजिक डिसीजन
जो किसने लिए थे, इफेक्टिव डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या ऑफिसर ऑफ कंपनी जो डिसीजन लिए थे। तो इस केस में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या ऑफिसर जो अपने फंक्शंस को जिस प्लेस से परफॉर्म करे वो इंडिया में होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है कंपनी का इंडिया में। तो ये तो हमारी क्वालिफाइंग कंपनी की एक डेफिनेशन के बारे में सेक्शन 115 वीसी बात करते हैं। अब बात है सेक्शन 115 वीडी, यानी कि वीसी में एक हमने एक वर्ड पढ़ा था क्वालिफाइंग शिप, यानी कि अगर उस कंपनी के पास कम से कम एक क्वालिफाइंग शिप होना चाहिए। तो क्वालिफाइंग शिप के बारे में बताया गया 115 वीडी में कि क्वालिफाइंग शिप कौन से होंगे। तो सबसे पहले वो सी गोइंग शिप्स या वेसल्स जो कि 15 नेट टनेज या उससे ज्यादा है, ग्रॉस नेट टनेज या उससे ज्यादा है। ये मेजरमेंट का शिप को मेजर करने का कोई एक कॉन्सेप्ट है जहां पे 15 नेट टनेज उससे ज्यादा होना चाहिए। या फिर वो शिप जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर शिपिंग मर्केंट शिपिंग एक्ट 1958 में, या फिर वो शिप रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है, यानी हमने बाहर से परचेस किया, बाहर रजिस्टर्ड है, लेकिन उस शिप का लाइसेंस इशू कर दिया डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग अंडर मर्केंट शिपिंग एक्ट 1958 में। और वैलिड सर्टिफिकेट एक होना चाहिए जिसपे इंडिकेट होना चाहिए उस शिप का नेट टनेज, यानी कि एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जिसपे इंडिकेट हो कि हाँ ये शिप इतने टनेज का, जिससे हम वेरीफाई कर सके ये 15 नेट टनेज है, उससे ज्यादा का है कि कम का है। लेकिन क्वालिफाइंग शिप में हम इंक्लूड नहीं करेंगे वो सी गोइंग शिप या वेसल्स जो कि वो सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आमतौर पे लैंड पे प्रोवाइड किया जाता है। जैसे होटल्स की सर्विसेज प्रोवाइड करें, होटल लैंड पे प्रोवाइड करें, लेकिन मेरे पास सी गोइंग शिप है, मैं उस शिप को सिर्फ एज ए होटल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि हाँ आप इस पे होटल की फैसिलिटी दे सकते हैं। या फिर आजकल वेडिंग, डिस्टेंट वेडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत चला है, तो यानी कि हम सी पे वेडिंग आपको दे रहे हैं कि आप समुद्र में अपनी शादी के फंक्शंस को कीजिए। तो आमतौर पर ये जो वेडिंग के फंक्शन होते हैं वो वेडिंग लॉन में थे जो कि जमीन पे होते, लेकिन हम अपनी शिप पे करें, ये क्वालिफाइंग शिप की डेफिनेशन में ये नहीं आएंगे। फिर फिशिंग वेसल्स ये भी नहीं आएंगे। उसके बाद हो गए प्लेजर क्राफ्ट्स हो गए जैसे कि हाउस बोट्स, मोटर बोट्स हो गए, ये भी नहीं आएंगे। फिर हार्बर और रिवर फेरीज ये भी नहीं आएंगे, ऑफशोर इंस्टॉलेशंस भी नहीं आएंगे। और वो क्वालिफाइंग शिप, यानी कि क्वालिफाइंग शिप की डेफिनेशन में वो आते हैं, लेकिन वो क्वालिफाइंग शिप अगर उनको यूज करेंगे फिशिंग वेसल्स के तौर पर यूज करें, यानी कि क्वालिफाइंग शिप है और उसे यूज भी करें फिशिंग वेसल के, लेकिन वो जो पीरियड है वो प्रीवियस ईयर में से 30 दिन से ज्यादा का यूज किया। अगर हम मेरे क्वालिफाइंग शिप की डेफिनेशन में शिप आ जा रहा है और उसको हमने फिशिंग वेसल के तौर पे यूज किया है प्रीवियस ईयर में 30 दिन या उससे ज्यादा, तो वो मेरी क्वालिफाइंग शिप की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर हमने फिशिंग वेसल के तौर पे यूज किया, प्रीवियस ईयर में यूज किया, लेकिन 30 दिन से कम यानी 20 दिन तक मैंने उस अपने क्वालिफाइंग शिप को फिशिंग वेसल के तौर पे यूज किया, तो वो हमारा क्वालिफाइंग शिप की डेफिनेशन में आया। तो ये हमारे कुछ सेक्शन थे जो कि सेक्शन 115 वी की सीरीज के थे। इनके बाकी के सेक्शंस को हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे।